मालती रोज की तरह जब काम पर से लौटी तो घर के पास उसे मूछें ऐंठते हुए रूपचंद्र मिल गया। उसने पूछा, कैसी हो मालती? ठीक हूँ। कब तक इस तरह हाड़ तोड़ मेहनत करती रहोगी? अब तो तुम्हारी उम्र भी हो गई है। क्यों नहीं अपनी बेटी कम्मो को मेरे साथ मुंबई भेज देती हो? मैं बारगल का काम दिलाकर उसे हजारों रुपये कमाने लायक बना दूंगा। तुम बुढ़ापे में सुख और आराम से रहोगी। नहीं भैया, मेरी बेटी इतनी दूर जाकर मेरे से अलग रह ही नहीं सकती। वैसे भी वह एक प्रोफेसर दीदी के यहाँ काम कर रही है और खुश भी है। ओह, तुम मेरी बात ही नहीं समझ रही। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। वैसे हड़बड़ी नहीं है, सोच समझ कर अपना विचार मुझे बताना। चिंतित सी मालती धीरे से सिर हिलाते हुए अपने घर में घुस गई। कम्मो यानी कामिनी अभी नहीं लौटी थी। 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वह आ गई। सुबह के 11 बजने वाले थे। माँ बेटी थकी हुई थी। कम्मो ने पूछा, माँ चाय पियोगी? चिंतित मालती ने थकी सी आवाज में कहा, हाँ बेटी, बनाना। अगर अदरक हो तो थोड़ी सी डाल देना, बहुत थक गई हूँ। थोड़ी देर में कम्मो 2 गिलासों में चाय लेकर आई। क्या बात है माँ, बहुत थकी और चिंतित लग रही हो। नहीं बेटी, अब उम्र भी तो बढ़ रही है। थोड़ा ज़्यादा काम करती हूँ तो कभी कभी थकान लगने लगती है। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो माँ? अब तो मैं भी काम करने लगी हूँ। जितना हम माँ बेटी मिलकर कमा लेते हैं, 2 जनों के लिए काफ़ी है। नहीं बेटी, महंगाई का ज़माना है। कुछ दिनों बाद तेरे हाथ भी पीले करने हैं। 2 पैसे नहीं जोड़ूंगी तो कैसे काम चलेगा? कहाँ हाथ फैलाऊंगी बोल? अब तो तेरे पिताजी भी नहीं रहे। जानती है बेटी, एक मर्द का साया सिर पर रहना बहुत ज़रूरी होता है। कम्मो आज के ज़माने की नए विचारों वाली लड़की थी। बोली, ऐसा क्यों सोचती हो माँ? आज लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। मुझे तो पापा ने 8वीं तक पढ़ा भी दिया है। जिस दीदी के यहाँ मैं काम कर रही हूँ, उन्होंने कहा है कि मुझे वे घर में ही पढ़ाकर 2-3 साल के अंदर मैट्रिक करा देंगी। फिर तो आगे पढ़ने के लिए कई रास्ते मिल जाएंगे। मालती को राहत मिली। लगा प्रोफेसर दीदी उसकी बेटी के लिए कुछ न कुछ अवश्य करेंगी। उसने झट से आलू काटा। कम्मो ने भात चढ़ा दिया और सब्जी का मसाला पीसने लगी। कुछ देर में भात तैयार हो गया तो उसने सब्जी छौंक दी। सब्जी तैयार हो जाने पर माँ बेटी ने खाना खाया और बर्तन आदि धोकर आराम करने लगी। कम्मो को लेटते ही नींद आ गई, पर मालती को रूपचंद की बातें याद आ रही थी। वह करवटें बदलती रही। बार बार रूपचंद का चेहरा उसकी आँखों के सामने आ जाता था। सूनी आँखें लिए वह खिड़की के सामने बैठकर तरह तरह की बातें सोचने लगी। आज का ज़माना तो वैसे भी खराब है। वह जानती है कि लड़कियों के साथ बदमाश लोग कुछ भी गलत करने से नहीं हिचकते। रूपचंद्र दादा किस्म का दबंग आदमी था। वह अपनी जवान बेटी को कैसे किसी के साथ बाहर भेज दे। वह एक राजनीतिक पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता भी था। उसने अपना दबदबा इन झोपड़पट्टियों पर इस कदर बना रखा था कि सभी उससे डरते थे।
इसीलिए मालती भी उससे भय खाती थी। वह अक्सर रोज ही मालती के सामने अपना प्रस्ताव रखने लगा था। इसी से वह चिंतित थी। पास से ही आधा किलोमीटर की दूरी पर ढेरों प्राइवेट घर थे। उस पॉश कॉलोनी को आदर्श नगर के नाम से जाना जाता था। मालती की बस्ती रामू हीड गरीबों का झोपड़पट्टी वाला इलाका था। दूसरे दिन मालती काम करके लौटी तो फिर रूपचंद उसके घर के पास ही मूछें ऐंठते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने भावपूर्व नजरों से मालती को देखा पर बोला कुछ नहीं। मालती राहत की सांस लेते हुए नजरें झुकाए घर में घुस गई। वह विधवा औरत किशोर बेटी के साथ शांति से चौका बर्तन करके अपना घर चला रही थी। 1 साल पहले उसका पिता एक दुर्घटना में चल बसा था। उसकी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ही चलने लगी थी, लेकिन जब से रूपचंद ने अपना विचार उससे कहा और उसके अजीब तरह के देखने के ढंग से वह अंदर से सिहर उठती थी। 3-4 दिन के बाद वह 2-3 लंपट किस्म के लड़कों के साथ खड़ा मिला और मालती को देखते ही पूछा, क्या मालती, कुछ सोचा या नहीं? वह अनजान बनते हुए बोली, किस बारे में भैया? अरे इतनी जल्दी भूल जाती हो, इतनी कमज़ोर है तुम्हारी याददाश्त। वही मुंबई बारगल वाली बात के संबंध में। भेजोगी अपनी बेटी को तो रानी बनकर रहोगी। रानी घर घर जाकर काम करने से छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें और इतना कुछ होगा। तुम्हारे पास की दूसरे लोगों को देने लायक हो जाओगी। मालती ने बात टालने की सोचकर कहा, हाँ भैया, जल्दी ही बताऊंगी। मैंने अपनी बेटी को इस संबंध में कुछ बताया नहीं है। दूर भेजने की बात है ना, कामनी से उसने अभी तक कुछ बताया नहीं था। जब रूपचंद्र ने उस पर जल्दी बताने के लिए रोज जोर देना शुरू किया तो एक दिन उसने डरते डरते उससे पूछा, बेटी तू मुंबई जाएगी काम करने? बारगल बनकर काम करने पर तुझे हजारों रुपये मिलने लगेंगे। कम्मो सुनते ही रोने लगी। माँ, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर बाहर कमाने जाऊंगी? यदि मुझे लाखों रुपये भी मिलने लगेंगे तो भी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, समझी? सुन लो। हाँ, मालती उसकी बात सुनकर आश्वस्त सी हो गई। मन ही मन सोचा कि मेरी बेटी ने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। उसका दिल भी उसे अपनी आंखों से ओझल होने देने का नहीं कर रहा था। अब वह रूपचंद को टका सा जवाब दे सकती है। दूसरे दिन रूपचंद्र फिर कुछ लोगों के साथ खड़ा था। उसने अपनी बात फिर दोहराई। मालती ने आज उससे साफ साफ कह दिया, नहीं भैया, मेरी बेटी बाहर कहीं नहीं जाना चाहती। वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है। सच में भैया, लड़की का मामला है, सब कुछ सोचना पड़ता है न? रूपचंद्र ने पूछा। अच्छी तरह सोच समझ लिया है ना? हाँ हाँ भैया, अच्छी तरह सोचकर ही जवाब दे रही हूँ, उसने हुंकार भरते हुए कहा। अच्छा ठीक है। जिस ढंग से उसने हुंकार भरी थी वह थोड़ा सहम गई। अब मालती और कामनी काम पर से लौटती तो रूपचंद नजर नहीं आता था। सब कुछ सामान्य था। एक दिन मालती काम से लौटकर बैठी ही थी कि अचानक कुछ लोग उसके घर में घुस आए और चिल्लाते हुए बोले, मारो साली को, डायन है।
ये डायन इसी ने रामलाल के बेटे को खाया है। बिल्कुल छटी हुई डायन है ये। मालती किसी को पहचानती नहीं थी। हाँ, उसमें से एक रूपचंद के साथ अक्सर नजर आया करता था। वह चिल्लाते हुए बोली, आप लोग कौन हैं? कौन रामलाल का बेटा? आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। वे दनादन उस पर डंडे, जूता, चप्पल बरसाने लगे। इतने में कामिनी भी काम पर से वापस आ गई। वह रोने चिल्लाने लगी, आप लोग मेरी माँ को क्यों मार रहे हैं? कौन है आप लोग? साली माँ बेटी दोनों ही छटी हुई हैं, रूपचंद का साथी बोला और कम्मों के बालों को पकड़कर जोर का धक्का दिया। वह गिर पड़ी। वह उठकर माँ को फिर बचाने के लिए झपटी। तभी उसके गालों पर बदमाश ने ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह मूर्छित सी होकर गिर गई। बदमाशों ने मालती को दम भर मारा पीटा। तभी एक आदमी डब्बे भरकर थैला लेकर आ गया और जबरन मालती के मुंह में डाल दिया। वह उसके बालों को जोर जोर से खींचते हुए बोला, साली मेरे बच्चे को किसी तरह जिंदा करो, नहीं तो मार ही डालूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कहते कहते मालती बेहोश हो गई। मार पीट कर बदमाश वहां से चले गए। इस दौरान बस्ती का कोई भी उसे बचाने नहीं आया। कुछ ही देर में रूपचंद्र एक ओझा को लेकर वहां पहुंचा और बोला, बाप रे, यह मालती डायन है। मुझे नहीं मालूम था। ओझा जी, इससे पूछिए कि रामलाल के बेटे को तो उसने खा लिया, अब वह किसे खाना चाहती है। ओझा एक छड़ी से बेहोश मालती को खोदते हुए बोला, बोल री डायन, यह सब तूने क्यों किया? मालती नहीं उठी तो उसने उसे झाड़ू से मारा। वह फिर भी नहीं उठी तो उसने आग जलाकर उसमें मिर्च डालकर धुआं किया और एक झाड़ू फिर लगाते हुए बोला, अरे जल्दी उठ और अपना दोष कबूल बोल, उठती है या नहीं। पूरी बस्ती में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। कई लोग उसके घर दौड़े आए। ओझा के दोबारा झाड़ू उठे हाथ लोगों को देखकर रुक गए। कई लोग मालती के करीब आकर उसे देखने लगे तो ओझा एक झाड़ू उसे और लगाते हुए बोला, जल्दी उठ और अपना दोष कबूल बोल, तू उठती है या नहीं। कुछ लोग मालती के काफी करीब आ गए। उसे देखते हुए बोले, यह तो बेहोश है, छोड़ दीजिए ओझा जी। तभी कम्मों को होश आ गया। वह झटपट उठी और माँ की ओर दौड़ी। माँ की दशा देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मूर्ति बने लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। रूपचंद और उसके ओझा की दबंगता के आगे सभी डरे हुए थे। जब भी किसी को कुछ काम करवाने की ज़रूरत होती तो वह रूपचंद की ही सहायता लेता था। उसकी पार्टी के साथ लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थी। समय समय पर वह लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला भाषण दिया करता था। आखिर वह एक सांप्रदायिक पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता जो था। उसकी पार्टी के लोग धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा करते रहते थे। जब देखो इसकी पार्टी के लोग
अपनी नीतियों की प्रशंसा और अन्य पार्टियों का विरोध करते रहते थे। अपनी पार्टी में उसकी धाक थी ही। बस्ती के आसपास के लोग भी उसकी दबंगता के आगे खौफ खाते थे और उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। रूपचंद बड़बड़ाते हुए ओझा को लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सभी जैसे होश में आ गए। रूपचंद्र ने मालती का ऐसा रूप सबके सामने पेश करवाया था कि जिसके बारे में उस बेचारी को कुछ भी पता नहीं था। लोग आपस में सलाह समविरा करने लगे। इतने में एक 7-8 साल का लड़का बंसी आ गया। कम्मो उसे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करती थी। जिस प्रोफेसर दीदी के यहाँ वह काम करती थी, उनके यहाँ से उसे मिठाइयाँ या टॉफ़ी वगैरह मिलती तो वह थोड़ा बचाकर उसके लिए ज़रूर लाती थी। वह छोटा बच्चा इसी इंतज़ार में रोज़ाना रहता था कि कब दीदी उसके लिए कुछ लेकर आएंगी। वह भी उसे बहुत प्यार करता था। वह उसका कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता था। मालती और कम्मो की हालत देखते ही वह सरपट दौड़ पड़ा। जागृत महिला सोसाइटी की सेक्रेटरी दमयंती जी के पास उनसे जल्दी साथ चलने का आग्रह करने लगा। वे बगल की आदिवासी कॉलोनी में सबसे पहले घर में रहती थी। हाँफते हुए उसने वहाँ का सारा नज़ारा बताया और बाँह पकड़कर बस्ती में ले आया। दमयंती जी महिलाओं के किसी भी दमनकारी कृत्य में या उनका हक दिलवाने के मामले में जी जान से जुट जाती थी। वे खाना पीना भूलकर उनकी सहायता किया करती थी। बंसी की बात सुनकर वे बड़ी तेजी से चलकर वहां पहुंची और वहां का दृश्य देखकर अवाक रह गई। माँ बेटी की हालत देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे समझ गई कि किसी गुंडे ने इन निर्बलों पर अपना बल आजमाया है। वे बोली, आप लोग तमाशा मत देखिए, फौरन एक टेम्पो ले आए और मालती को अस्पताल पहुंचाने में मदद कीजिए। अब सभी लोग हरकत में आ गए और दौड़कर टेम्पो ले आए। कुछ लोगों की सहायता से मालती को उसमें लिटाया गया। तब तक कम्मो ताला बंद करके माँ का सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। दमयंती जी भी अगली सीट पर बैठ गई और अस्पताल पहुंची। वहां ज़रूरी प्रतिक्रिया पूरी कराकर उन्होंने मालती का इलाज शुरू कराया। मालती की खराब हालत देखकर डॉक्टर ने पुलिस का मामला बताते हुए उसका इलाज करने में अपनी मजबूरी बताई। दमयंती जी जैसी महिला समाज सेवी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। कम्मो अभी भी रह रह कर सिसक रही थी। दमयंती जी ने उसे समझाया, देखो कामिनी, घबराओ नहीं, हमारी महिला सोसाइटी तुम लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटेगी। रुपये पैसे की चिंता मत करो और रोना बंद करो। अब तक मालती की बस्ती के कुछ लोग वहां पहुंच गए। दमयंती जी ने उन लोगों से कहा, देखिए अभी पुलिस आती ही होगी। आप सभी जो जो बातें जानते हैं और देखा है उसके बारे में बेहिचक पुलिस को बताइएगा। कामिनी भी रिपोर्ट देगी। इन माँ बेटी की सहायता करना हम सभी का फर्ज बनता है। सभी लोगों ने अपनी सहमति में सिर हिलाया। पुलिस ने आते ही सबका बयान लेकर FIR दर्ज कर ली।
दमयंती जी की ओर मुखातिब होकर इंस्पेक्टर बोला, आपको थाने में बुलाया जा सकता है। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप बेहिचक मुझे बुला सकते हैं। मेरा तो काम ही है महिलाओं के दुख सुख में साथ देना, उनकी सेवा करना। यहाँ तो दुष्टों ने अच्छी भली महिला को डायन बताकर मारा पीटा और वह सियाना व्यवहार किया है। यहाँ तक कि उसे मैला तक पिलाया गया। दमयंती जी बड़ी भली महिला समाज सेविका थी, लोग उनका आदर करते थे। उन्होंने कम्मों को जरूरी बातें समझाई और बोली, तुम कोई भी बात बेझिझक मुझसे बता सकती हो। देखो तुम चिंता तो बिल्कुल मत करो, हमारी सोसाइटी तुम्हारी माँ के इलाज का खर्चा उठाएगी। अच्छा अब मैं जा रही हूँ। तभी छोटा बंसी अपनी माँ को लेकर आ पहुँचा। उसे देखकर कामिनी फिर सिसकने लगी। सुगते हुए बोली, देखो मौसी, माँ की क्या हालत बना दी है बदमाशों ने। बंसी की माँ अवाक होकर मालती को देखते हुए बोली, घबराओ नहीं बेटी, जिसने यह सब किया है उसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी। बंसी की माँ ने दमयंती जी को देखते हुए प्रणाम किया तो वे बोली, देखिए मालती का ध्यान रखिएगा और आप आज यहीं रह जाइए ना। कामिनी को भी आपके रहने से अच्छा लगेगा और सहारा भी रहेगा। अच्छा मैं अब चलती हूँ, कल आने की कोशिश करूँगी। बंसी की माँ सिर हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ मैं रह जाऊँगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। दूसरे दिन अखबार में झारखंड समाचार पृष्ठ पर कम्मो थी। प्रोफेसर दीदी ने जब यह समाचार पढ़ा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे आज अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि डायन का आरोप लगाकर किस तरह बेसहारा अनाथ महिलाओं पर अत्याचार किया वह उन्हें प्रताड़ना दी जाती है। वे कई तरह के अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं, यहाँ तक कि नंगा करके पूरी बस्ती में घुमाया जाता है। वे मालती और कामिनी से मिलने अस्पताल पहुंची। मालती को होश आ गया था लेकिन दवा के असर से सो रही थी। अभी वे उन लोगों का हाल पूछ ही रही थी कि दमयंती जी भी 2 महिला साथियों को लेकर पहुंच गई। सभी वार्ड के बाहर के बरामदे में बेंच पर बैठ गई। प्रोफेसर दीदी से उनकी जान पहचान थी। आपस में अभिवादन के बाद पूरा हाल चाल जानने के बाद सभी महिलाएं अस्पताल के बरामदे में लगी कुर्सियों पर बैठ गई। वे गिरिडीह के पौष इलाके के पढ़े लिखे सभ्य लोगों के आवास के बगल में बसी इस बस्ती में इस तरह के जघन्य अपराध पर चिंता प्रकट करने लगी। प्रोफेसर दीदी ने कहा, दमयंती जी, दोषियों को सजा दिलवाना हम महिलाओं का फर्ज बनता है। एक सीधी सादी घरों में चौका बर्तन करने वाली विधवा और बेसहारा महिला को प्रताड़ित कर अधमरा कर देना घोर अपराध है। हाँ हाँ, जिस राजनीतिक दबंग स्वयंभू नेता रूपचंद्र ने ये सब करवाया है, उसने बदले की भावना के आहत किया है। मैंने पता कर लिया है। कई दिनों से कामिनी को बारगल बनाने के लिए मुंबई भेजने के लिए वह मालती पर जोर डाल रहा था। उसके न कहने के बाद उसने यह ओछी हरकत की है। ओह अच्छा प्रोफेसर दीदी, अवाक रह गई। मुझे ये भी पता चला है कि
वह बारगल बनने का लालच देकर और उनके माँ बाप को रुपये पैसे देकर न जाने कितनी लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाता है मुंबई और वहीं पर सेक्स रैकेट चलाता है। इसमें तो वह अकेला है नहीं, बड़े बड़े दिग्गज भी शामिल होंगे, तभी यह सब संभव भी हो पाता है। मैं भी अपने कॉलेज की अन्य प्रोफेसरों को इसमें शामिल करूंगी। हम सभी मिलकर विरोध में रैली निकालेंगे और दोषियों को सजा दिलवाने में मदद करेंगे। प्रोफेसर दीदी पूरे जोश के साथ बोली, हाँ दीदी, किसी हाल में दोषियों को सजा दिलवाना ज़रूरी है, नहीं तो रूपचंद्र जैसे लोग का मनोबल बढ़ता चला जाएगा। बहुत सूझबूझ और सावधानी से दोषी तक पहुंचना है। मुझे पता चला है कि इसमें पुलिस को भनक है, लेकिन सफ़ेद पोशे की संलिप्तता के कारण अभी तक वह उन पर हाथ नहीं डाल पाई है। दमयंती जी ने बहुत धीरे धीरे ये सब बातें बताई। उन्होंने आगे कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि बस्ती के लोग तथा आसपास के लोग रूपचंद्र से काफ़ी सहायता लेते रहते हैं। यहाँ की समस्याओं में लोगों का वह साथ देता है, इसी से उसके साथ कई चमचे लगे रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह दोषी को सजा दिलवाना बहुत ज़रूरी है तो ये थोड़ा जटिल काम। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा। सावित्री यानी प्रोफेसर दीदी बोली, हाँ दमयंती जी, कठिन ज़रूर है, पर यहाँ चाह वहाँ राह मिल ही जाएगी। हम लोग की नाक के नीचे ऐसी घटनाएं घटती रहे और हम शांति से बैठे रहे, ये नहीं हो सकता। हमें डटे रहना। अन्य दोनों महिलाओं ने भी हामी भरी, फिर सभी अंदर आ गई। वार्ड में डॉक्टर आए हुए थे। सावित्री दीदी ने पूछा, डॉक्टर साहब, अब मालती की तबीयत कैसी है? कब तक ठीक हो जाएगी? ये अभी चोट वगैरह भरने में कुछ समय तो लगेगा ही, उसके बाद छुट्टी मिल जाएगी, डॉक्टर ने जाते जाते कहा। सावित्री दीदी बोली, देखो मालती, हम सब तुम्हारे साथ हैं, घबराना नहीं है। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। मालती और कामिनी ने सभी को प्रणाम किया और आश्वस्त होकर सिर हिलाया। दमयंती जी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बंसी की माँ रात में अस्पताल में ही थी। सभी महिलाएं एक साथ अस्पताल से बाहर निकली और रिक्शा या ऑटो की प्रतीक्षा करने लगी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर की जीप उनके बगल में आकर रुक गई। इंस्पेक्टर ओझा दमयंती जी की ओर मुखातिब होकर बोले, दमयंती जी कैसी है मालती? ज़रूरी पड़ताल के लिए आया हूँ। अच्छा है आप मिल गई। उस रूपचंद्र ने किसी को डराया धमकाया तो नहीं या किसी तरह से तंग करने की कोशिश तो नहीं की न? नहीं इंस्पेक्टर साहब, यदि ऐसा होता तो माँ बेटी हमें ज़रूर बताती। वे बोली, ठीक है दमयंती जी, चिंता मत कीजिए, जल्दी ही हम सब कुछ आपके सामने उजागर कर देंगे और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अच्छा चलता हूँ। और जीप आगे बढ़ गई। एक दो रोज सभी अस्पताल जाती रही। शहर की अधिकांश महिलाएं एकजुट हो गई। महिलाओं की इस कदर जागरूकता देख बड़े नेता हरकत में आ गए। झारखंड पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद से वहां चलने वाले सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया और झारखंड की कई
लड़कियां वहां से छुड़ाई, लेकिन अभी तक रूपचंद्र और उसके साथी पकड़ में नहीं आए थे। वह फरार थे। आखिरकार एक दिन वे झारखंड की राजधानी रांची के एक होटल में खाना खाते हुए पकड़े गए। कुछ महीने तक केस चला। कई लोगों की गवाहियां हुई। कई फरेबपोश लोगों के चेहरे बेनकाब हुए। रूपचंद और उसके साथियों को जुर्माना भरना पड़ा और 5 साल की सक्षम सजा सुनाई गई। सफेदपोश तो जुर्माना और बेल कराकर बाहर आ गए, लेकिन अन्य दोषियों को सजा भुगतनी पड़ी। इधर अस्पताल से मालती और कम्मो को प्रोफेसर सावित्री अपने घर ले आई। दमयंती जी अपनी 2-3 महिला साथियों के साथ मिठाई का डब्बा लेकर सावित्री दीदी के यहाँ पहुंची। दीदी, गले मिले। आप सभी के साथ से ही मेहनत रंग लाई है। रूपचंद्र और उसके साथियों को जेल हो गई है। गले लगते हुए दीदी सब आप जैसी जुझारू महिला नेता के कारण ही तो संभव हो सका है। आप जैसी महिलाएं हर जगह हो तो एक दिन बदमाशों का अंत होगा ही नहीं। सावित्री दीदी, आप सभी शिक्षिकाओं ने भी कुछ कम नहीं किया है। अगर ऐसी ही जागरूकता हर जगह की महिलाओं में आ जाए तो आए दिन झारखंड, बिहार तथा अन्य जगहों में भी घटती ऐसी घटनाओं में लिप्त अपराधी अपराध करने से पहले एक बार सोचेंगे जरूर। कुछ नहीं करने से वे बेखौफ होते जाते हैं। दमयंती जी बोलने के मूड में थी। अभी गपशप चल ही रही थी कि मालती और कामिनी ने आकर उन लोगों को नमस्कार किया। उन्हें देखते ही सभी के चेहरे और खिल उठे। कैसी हो मालती? एक साथ दोनों बोल उठी। सब आप लोगों की दया और उपकार का फल है दीदी। मालती बोली, कल से कम्मो काम पर आएगी दीदी जी। फिर दोनों माँ बेटी जाने को तत्पर हुई। सावित्री दीदी ने मिठाई बांटते हुए कहा, अरे चाय तो पी कर जाओ। कम्मो झट से खड़ी हो गई। नहीं दीदी, मेरे रहते आप चाय बनाएंगी? अभी लाती हूँ। और चल पड़ी वह रसोई की ओर।